हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। आज हम लोग बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। आज हम उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके साथ सॉल्व किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें, समझें, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। इससे कहीं से भी, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। चलिए देर न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है उसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड, यानी फोर्स एंड टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है। यानी मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इन ऑप्शन ए थ्रस्ट, ऑप्शन बी इंपल्स, ऑप्शन सी प्रेशर एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों इंपल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि इंपल्स एक टाइप का मोमेंटम होता है दोस्तों जो बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए लगता है। क्योंकि मोमेंटम अगर कहा जाए तो आप याद करिएगा दोस्तों, जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में जब लेक्चर हमने बताया था उसमें कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स अप्लाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 kg वाट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो बी ऑप्शन है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सी ऑप्शन है फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व। डी ऑप्शन है मोमेंटम इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए 1 kg वाट इक्वल टू 9.8 ये बिल्कुल सही है, यानी 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व, ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व। तो हम ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर देते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया गया अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज, यानी कहा गया जो लॉन्ग जंपर होता है, यानी जो लंबी कूद करते हैं दोस्तों, तो वो जंप करने से पहले रन क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए ही कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस, ऑप्शन बी ही मेंटेन्स मोमेंटम कंजर्वेशन, सी ऑप्शन ही गेन्स एनर्जी बाय रनिंग एंड डी ऑप्शन ही गेन्स मोमेंटम। तो इसमें आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही गेन्स मोमेंटम। यानी जब वो जंपिंग करने से पहले रन करता है दोस्तों तो वो मोमेंटम को गेन करता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी लॉन्ग जंप करने से पहले वो मोमेंटम को गेन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, कहा गया टू अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग विच passes over frictionless pulley in figure 3.12 if m1 m2 and the table are frictionless the acceleration of the mass would be। यानी यहाँ पे कहा गया, पहले फिगर को देख लेते हैं दोस्तों। फिगर कहाँ पे है, देखिए दोस्तों ये आपका फिगर है, यानी दो मास हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास m1 और m2 है। ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, जो पुली भी है वो भी फ्रिक्शनलेस है। ठीक है,
क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं दोस्तों। यानी क्वेश्चन में कहा गया दो अनइक्वल मास के दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 और m2 है, जो एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं और वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से लटके हुए हैं, यानी लटकाया गया है। इफ m1 एंड m2 एंड द टेबल आर फ्रिक्शनलेस, जो m1 है m2 है और टेबल है वो फ्रिक्शनलेस यानी घर्षण रहित है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मास वुड बी, यानी मास यानी जो ऑब्जेक्ट के मास हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन ए m1g अपॉन m1 प्लस m2, ऑप्शन बी m1 प्लस m2 अपॉन m1g, सी ऑप्शन m2g अपॉन m1 प्लस m2, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द वेट ऑफ द बॉडी वुड नॉट बी जीरो। ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बी ड्यूरिंग द फ्री फॉल, सी इन इंटरप्लेनेटरी स्पेस, डी ऑप्शन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। यानी कहा गया है कि किसी भी बॉडी का जो वेट जीरो कब नहीं होता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे जब वो कहीं से गिराई जाती है तब, या इंटरप्लेनेटरी स्पेस पे, या फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दोस्तों क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स फ्रिक्शनलेस होगा तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है, जीरो होगा, जिसकी वजह से वेट ऑफ बॉडी क्या होगा आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम हाइट h इन वैक्यूम। यानी वैक्यूम में दोस्तों दो बॉल रिलीज किए जाते हैं जो सेम रेडियस के हैं और दो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, एक आयरन से बना और एक लकड़ी यानी वुड से बना है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड आर, यानी दोनों को ग्राउंड में पहुंचने यानी जमीन पे पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा। ये ऑप्शन है आपके रफली इक्वल, बी ऑप्शन अनइक्वल, सी ऑप्शन एग्जैक्टली इक्वल, डी ऑप्शन इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी एग्जैक्टली इक्वल, यानी उनके लिए दोनों बॉल के लिए ग्राउंड में आने में सेम टाइम लगेगा, एग्जैक्टली इक्वल टाइम लगेगा क्योंकि वो दोनों सेम रेडियस के बने हुए हैं, ठीक है, और सेम हाइट से ही रिलीज किए जा रहे हैं वैक्यूम में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में एक बोट में एक आदमी खड़ा है। इफ ही वॉक्स टूवर्ड द शोर द बोट विल, यानी वो किनारे की तरफ अगर बढ़ता है तो शोर यानी किनारे की तरफ बढ़ता है तो बोट क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन स्टेशनरी यानी वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, सी ऑप्शन मूव टूवर्ड्स द शोर, एंड डी इज सिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मूव अवे फ्रॉम द शोर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स हम लोग बोट पे लगाते हैं उतना ही फोर्स हमें बोट हमारे ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से जब हम शोर की तरफ बढ़ते हैं यानी किनारे की तरफ बढ़ते हैं तो बोट पीछे की तरफ आती है, यानी मूव अवे फ्रॉम द शोर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया दोस्तों, ड्यूरिंग अ प्लान मैन्यूवियर इन अ स्पेस फ्लाइट अ फ्री floating astronaut A pushes another free floating astronaut B, the mass of A being greater than that of B, then the magnitude of the force exerted by astronaut A on astronaut B is। यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कहा गया है कि वो
स्पेस में या स्पेस फ्लाइट में हैं, 2 मैन है, एस्ट्रोनॉट हैं, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट ही जाते हैं। जो इंसान जाता है स्पेस में उससे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग कर रहे हैं। ए एस्ट्रोनॉट जो है बी एस्ट्रोनॉट पे को पुश कर रहा है, और यहाँ पे जो ए एस्ट्रोनॉट का जो मास है वो बी एस्ट्रोनॉट के मास से ज्यादा है। तो कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी इज, यानी जो एस्ट्रोनॉट ए फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बी पे वो कितना होगा। ऑप्शन ए है इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए, सी ऑप्शन है ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए, एंड डी इज लेस देन द फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां पे जो फोर्स होगा दोस्तों वहां पे 0 होगा। यानी ए जो एस्ट्रोनॉट है बी पे जो फोर्स लगाएगा वो 0 के बराबर लगाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इन एबव प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ पुश, यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यानी जब हम पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ऑप्शन ए द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यानी जो ए एस्ट्रोनॉट है उसका एक्सेलरेशन बी एस्ट्रोनॉट से ज्यादा है। और बी ऑप्शन है आपके द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, यानी जो एस्ट्रोनॉट ए का एक्सेलरेशन है वो बी के एक्सेलरेशन से कम है। सी ऑप्शन है नाइदर इज एक्सेलरेटेड, यानी दोनों एक्सेलरेट नहीं करेंगे। डी ऑप्शन है देयर एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल होंगे लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। सॉरी, इसके जो एक्सेलरेशन होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइदर इज एक्सेलरेटेड। ये क्यों होगा दोस्तों, यानी नाइदर इज एक्सेलरेटेड क्यों होगा, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, जी नहीं होता, यानी ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे न तो ए एस्ट्रोनॉट न तो बी एस्ट्रोनॉट दोनों क्या एक्सेलरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, अ बुलेट ऑफ मास ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास सी, यानी एक बुलेट का मास ए है और वेलोसिटी बी है, जिसे फायर करने पे वो वुडन ब्लॉक में लग रहा है जिसका मास सी है। इफ लॉस ऑफ एनी मास एंड फ्रिक्शन बी नेग्लेक्टेड, यानी जो मास जो है लॉस ऑफ एनी मास, यानी जो मास होता है यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वुडन ब्लॉक में जब फायर की जा रही है बुलेट तो उसमें क्या होता है, छेद हो जाता है। तो वहां पे मास और फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी, यानी वहां पे पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा। ऑप्शन ए बी अपॉन ए प्लस सी, बी ऑप्शन ए प्लस सी बाई बी प्लस सी, सी ऑप्शन ए सी अपॉन बी प्लस सी, डी ऑप्शन ए प्लस बी अपॉन ए सी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी अपॉन ए प्लस सी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ए जो बुलेट है वो क्या बी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी यानी यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम होगा, यानी मोमेंटम ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मास ए और वेलोसिटी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोमेंटम होगा। और जब वो वुडन ब्लॉक पे लगेगा तो उसका मोमेंट यानी वहां पे जब लगेगा तो वहां पे मैक्सिमम मोमेंटम यानी मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे जाके 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए यानी ए बी अपॉन ए प्लस सी करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, अ सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied to a block of mass m
which is in contact with another block of mass m in figure 3.13. If the surface are frictionless, the force between the block is. पहले फिगर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फिगर ये है आपका, यानी m1 जो दिया है एक ब्लॉक है और m2 दो ब्लॉक है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हैं और उस पे फोर्स हम लोग लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं। तो उन दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स क्या होगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका m1F अपॉन m2, बी ऑप्शन है m1m2 अपॉन, बी ऑप्शन है m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है m2F अपॉन m1 प्लस m2, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी m2F अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वो फ्रिक्शनलेस फोर्स है जिसकी वजह से ये इसमें जो वैल्यू आएगी दोनों ब्लॉक के बीच में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी m2F अपॉन m1 प्लस m2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, और ड्राइवर एक्सेलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The ratio of the force exerted by the engine will be respectively equal to। अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक ड्राइवर है जो अपने कार को एक्सेलरेट करता है, सबसे पहले वो 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करता है और फिर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करता है। तो कहा गया है कि द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, यानी जो उस फोर्स का रेशियो बताइए जो इंजन पे लग रहा है दोनों एक्सेलरेशन की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको ये न्यूमेरिकल है। अब हम इसको स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन हमने स्क्रीन पे दे दिया है। हमने लिखा है सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यानी वी नो दैट फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले कंडीशन के लिए हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स, यानी F1 फोर्स क्या हो जाएगा m इंटू 1.8, यानी यहाँ पे देखिए हम लोग कार की जो मास है m सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो m सपोज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कार की और कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग कार का जो मास है m सपोज कर लेते हैं। और जब रेट चेंज हो रहे हैं यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है 1.8 से 1.2, तो हम 1.8 के लिए फोर्स एक बार निकालेंगे, एक बार 1.2 के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले कंडीशन यानी 1.8 के लिए फोर्स निकाला है, यानी एक्सेलरेशन जब 1.8 हो रहा था तो वहां पे फोर्स कितना था, यानी वहां पे फोर्स हो जाएगा m इंटू 1.8। सेकेंड कंडीशन में ठीक वैसे ही F2 निकालेंगे m इंटू 1.2। अब इन दोनों का रेशियो निकालें, यानी F1 बाई F2 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा m इंटू 1.8 अपॉन m इंटू 1.2। तो m सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1.2 और 1.8 इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो इनके बीच का रेशियो जो होगा, फोर्स का जो रेशियो होगा जो इंजन पे लगेगा वो क्या हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडरगोज अ चेंज इन स्पीड फ्रॉम 30 to 40 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट कोई है जिसका मास 5 kg है और उसकी स्पीड में चेंजेस हो रहा है, यानी पहले 30 मीटर पर सेकेंड था और फिर क्या हो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। इट्स मोमेंटम वुड बी इंक्रीज्ड बाय, यानी उसके मोमेंटम में क्या इंक्रीमेंट होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 50 kg मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन 75 kg मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन 150 kg मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन है 350 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल है दोस्तों,
स्क्रीन पे मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया है, ध्यान से देखिए और मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी क्या हमने लिखा है, 5 kg। अब देखिए सब वेलोसिटी सबसे पहले यानी स्पीड पहले क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी v1 हमने मान लिया, v1 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और इंक्रीज होके कितना हो गया है आपका 40 मीटर पर सेकेंड, यानी v2 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग चेंज इन स्पीड निकाल लेते हैं, यानी चेंज इन स्पीड का मतलब डेल्टा v। डेल्टा v का मतलब हम लोग जो v2 है यानी फाइनल स्पीड है उसमें से इनिशियल स्पीड घटा देते हैं, यानी v2 में से v1 हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन स्पीड हमें क्या मिल गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इंक्रीमेंट ऑफ मोमेंटम बताना है, यानी मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, यानी हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह मैंने आपको जब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बताया था उसमें हमने अच्छे से इसे क्लियर किया था दोस्तों, तो आपको याद होगा। तो आप लगाएंगे मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू mv। तो m की वैल्यू 5 और v की वैल्यू 10, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 4 kg विल बी। यानी एक बॉल है 4 kg का, उसमें अगर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो उसमें फोर्स कितना लगेगा। यानी हम इस बॉल पे, यानी हम एक बॉल है जिसका मास 4 kg है, उस पे कितना फोर्स लगाएं कि उसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन है, देखिए इसका ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन 24 न्यूटन, बी ऑप्शन 30 न्यूटन, सी ऑप्शन 32 न्यूटन, डी ऑप्शन 36 न्यूटन। तो इसका सोल्यूशन हमने स्क्रीन पे दे दिया है, देखिए ध्यान से। यानी मास ऑफ बॉल क्या दिया है 4 kg, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फोर्स बताना है, यानी कितना हम बॉल पे फोर्स लगाएंगे कि उसके एक्सेलरेशन कितना हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग F इक्वल टू जानते हैं दोस्तों, F इक्वल टू ma हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने ma यानी मास ऑफ द बॉल और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी F इक्वल टू ma, यानी F इक्वल टू 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 24 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg undergoes change in a speed from 20 to 0.20 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी वुड। तो देखिए दोस्तों सेम यही क्वेश्चन हमने बताया था कुछ देर पहले ही, सेम वही क्वेश्चन है, उससे आप कर सकते हैं। हम जानते हैं आप लोग कर लेंगे, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका सोल्यूशन आप लोग अपने से करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज बाय 99 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहां पे दोस्तों बॉडी का जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड से 0.20 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, यानी स्पीड क्या हो रही, घट रही है। तो इसलिए इसमें मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इसका सोल्यूशन हमें करके दिखाएंगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है दोस्तों, अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन वेइंग 5 kg। यानी एक बुलेट है जिसका मास 0.01 kg है और उसे फायर किया जा रहा है गन से, तो जो गन का मास है वो 5 kg है। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 250 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड विथ विच गन रिकॉइल्स। यानी हमें जो गन रिकॉइल, जो गन होती है पीछे की ओर झटका देती है, तो उसका हमें स्पीड बताना है, कितने स्पीड से वो पीछे की तरफ आएगी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है,
ऑप्शन ए -0.5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन +0.05 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है आपका -0.25 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन है दोस्तों आपका 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका जो सोल्यूशन हमने स्क्रीन पे दे दिया, ध्यान से देखिए, और फिर उसका हम लोग ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, जो वहां पे आंसर आएगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे हमने आंसर सोल्यूशन दे दिया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे हमने उसको किया है, और फिर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन हमने स्क्रीन पे दे दिया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है मास ऑफ बुलेट 0.01 kg, इसे हमने m1 सपोज कर लिया है, यानी m1 इक्वल टू 0.01 kg, और गन का जो मास है वो 5 kg है, जिसे हमने m2 सपोज कर लिया है। और जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या दिया गया है बुलेट का, वो 250 मीटर पर सेकेंड, यानी हमने उसे v1 या आप कह सकते हो v1 या u1 सपोज कर लिया हमने, ठीक है। v1 हमने किया है, ठीक है, जिसे हम लोग v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और v2 जो है, जो स्पीड है वो किसकी करेगी, यानी गन का, यानी v2 जो हमने वेलोसिटी यानी स्पीड जो गन का है वो हमने सपोज किया v2। तो यहाँ पे हमें v2 की वैल्यू निकालनी है, यानी गन की जो स्पीड है पीछे की तरफ आ रही है वो क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, यानी m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यहाँ से हम लोग v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, v2 इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2 कर लिया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, m1 की वैल्यू 0.01 इंटू 250, यानी v1 की वैल्यू है, और m2 की वैल्यू 5 है। तो यहां से हमने इसे सॉल्व किया तो 50 आया, यानी 50 में हमने 0.01 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, +0.50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया +0.05 मीटर पर सेकेंड दिया। तो ये यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप सही कर लीजिए, +0.50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विथ अ velocity of 15 meter per second. The momentum associated with the ball will be, यानी कहा गया एक बॉडी है जिसका मास 100 ग्राम है, जो जिसकी वेलोसिटी है, यानी वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड। द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉल विल बी, यानी बॉल में मोमेंटम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं ओरली इसे बता देता हूं। इसमें क्या है दोस्तों, आपका जो मास ऑफ द बॉडी है वो ग्राम में दिया है। सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, केजी में चेंज कर लीजिए, इसे केजी में चेंज कर लीजिए, और आपका वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, उसे वैसे ही रहने दीजिए। फिर आप मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv लगाएंगे। जो आपका कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा वही, जो आपके करेक्ट आंसर है वही होंगे जो आप सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन आपका अगर करेक्ट होगा तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम आंसर बता दे रहे हैं और मिला लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। तो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा बी 1.5 kg मीटर पर सेकेंड, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। 1.5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला रख के इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया अ नंबर ऑफ डिस्क जैसे होता है ना, आप कॉम्पैक्ट डिस्क देखो जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क वैसे ही, और नंबर ऑफ डिस्क इज मोमेंटम m kg मीटर पर सेकेंड आर
striking a wall at the rate of n discs per minute. The force associated with this discs in Newton would be. यानी इस क्वेश्चन को समझिए, करा कि अ नंबर ऑफ डिस्क, यानी हमें नंबर ऑफ डिस्क बताया गया जिसका ईच मोमेंटम है, एक डिस्क का मोमेंटम वो दिया गया m kg मीटर पर सेकेंड, जो वॉल से टकराता किस रेट से, रेट ऑफ n डिस्क से पर मिनट। तो इसका आंसर क्या कहा गया, द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस डिस्क इन न्यूटन, यानी जो फोर्स लग रहा है डिस्क के वजह से न्यूटन में, उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए mn अपॉन 60, ऑप्शन बी 16 mn, सी ऑप्शन है m अपॉन 60 n, डी ऑप्शन है n बाई 60 m। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का हमने सोल्यूशन स्क्रीन पे दे दिया है। सबसे पहले हमने लिखा है कि स्पीड ऑफ डिस्क, यानी स्पीड ऑफ डिस्क यहाँ पे देखिए लिखा है एट द रेट ऑफ n डिस्क पर मिनट, यानी n पर मिनट, यानी इसे हमने सेकंड में चेंज कर लिया n बाई 60, मिनट में क्या होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए स्पीड डिस्क की क्या हो जाएगी n बाई 60। मोमेंटम आपको दे दिया गया क्या, m kg मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम हमने m मान लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उस पे जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है उसके इक्वल होता है, यानी F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, यानी डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और ये T जो है उस टाइम में, जो टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इस पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, P के जगह हम लोग, यानी डेल्टा P के जगह हम लोग रखेंगे m, यानी जो m क्या है यहाँ पे m kg मोमेंटम है, और आपका दिया गया है स्पीड दिया गया n दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वैल्यू, और टाइम आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकेंड में, यानी मिनट, एक मिनट में हो रहा है, तो इसलिए 60 सेकेंड हमने माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम आपका mn, ठीक है, mn मोमेंटम हो जाएगा। और इसकी वजह से अगर हम फोर्स निकालते हैं तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, तो mn अपॉन 60 हो जाएगा दोस्तों, यानी m इंटू n अपॉन 60। फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, mn अपॉन 60। तो mn अपॉन 60 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, इन एबव प्रॉब्लम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द डिस्क वुड बी, यानी ऊपर वाले कंडीशन में जो फोर्स वॉल पे लगेगा, वो फोर्स जो वॉल की वजह से डिस्क पे लगेगा वो क्या होगा, न्यूटन में ही हमें बताना है, ठीक है। सेम वही कंडीशन है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो ऑप्शन आपका दिया mn बाई 60, बी ऑप्शन 60 mn, सी ऑप्शन है आपका m बाई 60 n, डी ऑप्शन है n बाई 60 m। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए mn बाई 60 आ जाएगा। क्यों आएगा दोस्तों, जितना फोर्स डिस्क वॉल पे लगा रहा है उतना ही फोर्स वॉल भी डिस्क पे लगाएगा। ये किसके नियम के अनुसार है, न्यूटन के थर्ड नियम के। कहा गया न्यूटन थर्ड लॉ में, देयर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कहने का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर एक्ट ऑन द सेम बॉडी इज, ऑप्शन ए द रिजल्टेंट वुड नॉट बी जीरो, बी ऑप्शन द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल। क्यों ऐसा होगा दोस्तों, जब न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया है कि जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिससे उस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आज हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों आपको समझ में आए होंगे।
एक बार फिर से आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इन सभी क्वेश्चन को अपने से लगाएं, जिससे आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो रही है तो आप शाम को 7 से 8 हमारे TVIT क्लासेस ऐप में चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, और फिर इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।